हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। अपनी करंट अफेयर की क्लास है वो आज होने जा रही है। ठीक है, ये देखो आरएस प्री और मेंस का बैच स्टार्ट, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी से। अभी क्या देखो वैकेंसी आरएस की आई नहीं है, आने वाली है वैकेंसी, अभी 1-2 महीने में हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। तो जब तक आप खुद को बिल्कुल प्रिपेयर की, ये ऐसे रखिए कि अपनी प्रिपरेशन है वो एकदम से रखें, है ना। तो ये जो आरएस प्री का बैच है और मेंस का बैच है जो नई 16 जनवरी से अपना स्टार्ट होने जा रहा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा देखो आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज और आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, अगर ये हो कि आपका पूरी तरीके से फाउंडेशन है वो आपका तैयार है तो आप प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या प्री में जो कोई कंफर्टेबल है तो वो मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है। ये भी 16 जनवरी से अपनी स्टार्ट होने जा रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल क्या है, अटल इनोवेशन मिशन किसके तहत स्थापित किया गया है। एक मिशन है, आपने नाम सुना होगा अटल इनोवेशन मिशन। इसकी शुरुआत की थी, उसका नोडल विभाग पूछा है कि कौन सा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। जो अटल इनोवेशन मिशन है, देश में एक तरीके से इनोवेशन जो उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए नीति आयोग ने ये शुरू किया गया था अटल इनोवेशन मिशन, ताकि देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब नीति आयोग के बारे में आप सब जानते हैं, भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल है। तो नीति आयोग के बारे में अगर आपको देखना है तो पीछे की जो क्लासेज है उसमें हमने विस्तृत चर्चा की है इस पर। अगला सवाल है सर्वावेक, जो एक नई वैक्सीन आई है सर्वावेक, इस वैक्सीन का संबंध निम्न में किससे है। ये एक तरीके की कोरोना वैक्सीन है, या सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, या एचआईवी से संबंधित वैक्सीन है, या इनमें से कोई भी राइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। भारत में पहली बार देखो वर्ष 2023 के मध्य तक स्कूलों के माध्यम से 9 से 14 वर्ष की आयु की जो भी लड़कियां हैं उनको सर्वाइकल या एक तरीके की ग्रीवा कैंसर है उसकी रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित की गई है सर्वावेक, वो वैक्सीन लगाने की उम्मीद है। तो सर्वावेक आपसे आ सकता है नहीं है, अभी कोरोना की बहुत सारी वैक्सीन चल रही है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस वैक्सीन का संबंध किससे है। तो ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है और ये सेंटर ने अभी ये डिसाइड किया है, इस पर पूरी तरीके से नीति बन रही है कि स्कूलों के माध्यम से जो ये वैक्सीन है ये लड़कियों को लगाई जाए। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। पिछले साल हुआ था, ये हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को दिया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अंतिम पंघल, गीता फोगाट, साक्षी मलिक या अलका तोमर। तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम पंघल। अंतिम पंघल ने बहुत सारी, ये जो महिला पहलवान है ये पहली महिला पहलवान है जिसको ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। इनके नाम बहुत सारी अचीवमेंट्स है, परंतु अगस्त 2022 में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें अंतिम पंघल ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ये याद रखना। भारत को, उसका खुद का नहीं, भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करके पंघल ने एक तरीके का कीर्तिमान बनाया था। तो याद रखना अंतिम पंघल का ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, बाकी और बहुत सारी है वो बाद में देखेंगे अपन। अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में पिछले साल था, दिसंबर में आया था, तो बताओ आप राष्ट्रीय किसान दिवस है वो कब मनाया जाता है, 15 दिसंबर को या 23 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या 30 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। भारत के पूर्व पीएम थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी याद में 23 दिसंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। देखो समाज के विकास में किसानों के योगदान को रेखांकित करने के लिए भारत में प्रति वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। क्लियर, तो हमें याद रखना है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। अगला सवाल क्या है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, शायद आपको नाम सुना होगा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, अभी ये चर्चा में रहा था। कोई भी चीज चर्चा में रही हो तो वो हमको ध्यान में रखनी है। अब ऐसे भी एक स्टैटिक सवाल है कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है
किस देश के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो फ्रांस के सहयोग से, रूस, चीन या ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर है रूस। ठीक है, रूस के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु संयंत्र चला है। अब अगला सवाल ये भी आ सकता है कि जो ये कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत योजना भारत के तमिलनाडु राज्य के कुडनकुलम में स्थित है और रूस के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। भारत के जितने भी परमाणु संयंत्र हैं वो कौन से जिले में, सॉरी जिला नहीं, कौन से राज्य में स्थित है, तो हमें ये पता होना चाहिए, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, INS वागीर, INS वागीर, ये सवाल पूछ रहा है। INS वागीर निम्न में से क्या है? एक पनडुब्बी है या समुद्री तोप है, मिसाइल है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पनडुब्बी। भारत ने एक प्रोजेक्ट 75 चलाया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत ये बोला है 75 के तहत कि हम पनडुब्बी बनाएंगे। उसमें ये बोला 6 हम स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाएंगे, उसमें से अपनी 5वीं है, ये है INS वागीर, अभी सौंप दी गई है सेना को। तो हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की INS वागीर नाम की 5वीं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भारतीय सेना को सौंप दी गई है। अब प्रोजेक्ट 75 क्या है? 2 मार्क्स में आपके हो सकता है मेंस में भी आ जाए कि प्रोजेक्ट 75, तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है। इसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियां, उसका स्वदेशी निर्माण किया जाएगा। उस 6 पनडुब्बियों में से 5वीं पनडुब्बी है, वो कौन सी है? INS वागीर। क्लियर? अगला सवाल क्या है? 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसकी अध्यक्षता निम्न में किसके द्वारा की गई थी? ये है क्षेत्रीय परिषद। तो आपसे ये पूछा है कि अभी हाल फिलहाल में हुई है 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, उसका सम्मेलन हुआ है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या संबंधित पूर्वोत्तर जो है उनके मंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्री। अब क्षेत्रीय परिषद के बारे में हमें पता होना चाहिए। पूरे भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है, उनका गठन किसके तहत किया गया है, ये सब देखेंगे हम। क्षेत्रीय परिषदें, ध्यान रखना, एक वैधानिक निकाय है। कौन सा? वैधानिक, संवैधानिक नहीं है। संविधान के तहत क्षेत्रीय परिषद है, उनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। वैधानिक का मतलब, वैधानिक यानी किसी एक्ट के थ्रू, संसद के किसी एक्ट के थ्रू इन जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका गठन किया गया है। क्लियर? अब कौन सा अधिनियम, ये भी देख लेते हैं हम। संसद के एक अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित की गई है ये क्षेत्रीय परिषदें। तो हो गई ये वैधानिक। क्लियर? इस अधिनियम ने, कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 56 के तहत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। क्लियर? इस तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है, उसका गठन किया गया। अभी हाल फिलहाल में इस पूर्वी है, इसकी मीटिंग हुई है। आपको समझ में आया कि ये क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसका मतलब ये क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक निकाय है। एक अधिनियम के तहत इनका गठन किया गया है। वो अधिनियम कौन सा है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उसके तहत क्या किया गया? पूरे भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, और अलग अलग राज्य हैं वो इनके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। क्लियर? अब क्या बात हुई? उपयुक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद के एक अलग अधिनियम आया था, वो आया था वर्ष 1971 में, 71 में। इसके तहत उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद भी बना दी। अब पूर्वी परिषद तो थी, पर उत्तर पूर्व के जो स्टेट थे उनके लिए कोई परिषद नहीं थी, तो फिर एक अलग से अधिनियम लाया। वो अधिनियम 1971 में आया था। उसके तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक उत्तर पूर्वी परिषद है, उसका गठन किया गया था। ठीक है? अब ये भी सवाल आ सकता है कि उत्तर पूर्वी परिषद है, उसका गठन कब किया गया था? तो उसका गठन 1971 में किया गया था। अब इसकी अध्यक्षता की बात करें, अध्यक्ष पूरी जो ये क्षेत्रीय परिषदें है, इनका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। याद रखना कौन होता है? होम मिनिस्टर। इन सभी परिषदों का अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष बारी बारी से रोटेशन वाइज संबंधित जो परिषद होती है वो उनका मुख्यमंत्री होता है, वो रोटेशन वाइज उनका उपाध्यक्ष होता है। क्लियर? अगला क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर,
ताल छापर अभियान निम्न में से कहां स्थित है? अभी चर्चा में था, तो हम वैसे भी स्टैटिक सवाल है, ये देख लेते हैं कि राजस्थान में है या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। ताल छापर अभियान का है राजस्थान में। ताल छापर अभियान भारतीय थार रेगिस्तान की सीमा, और राजस्थान में भी कहां पर, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ताल छापर अभियान है। और ये भारत में देखी जाने वाले सबसे सुंदर एंटीलोप है ब्लैक बक के लिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृष्ण मृग के लिए, या काले हिरणों के लिए ये ताल छापर अभियान है, ये चर्चा में है, अभी हमेशा चर्चा में रहता है। तो याद रखना ताल छापर अभियान कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर? चूरू डिस्ट्रिक्ट में। और इस ताल छापर अभियान की खास विशेषता अगर क्या है तो वो क्या है? कृष्ण मृग या काले हिरण यहां पर पाए जाते हैं। अगला सवाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है? ये बहुत बार मैंने आपको पहले भी सवाल करवाया, फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है? 2025 को, 2024, 2022 या 2023? तो इसका राइट आंसर है 2023। जो अभी 23 चल रहा है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। अब देखते हैं मोटा अनाज है वो उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है। देखो ज्वार, ज्वार मोटा अनाज है, हमने नाम सुना है। बाजरा राजस्थान में खूब होता है। मक्का, जौ, फिंगर और अन्य कुटकी जैसे कोदो, फोक्सटेल, प्रोसो, बार्नयार्ड, ये क्या मोटे अनाज कहलाते हैं। पर हमारे हमने कौन कौन से नाम सुने? ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ये राजस्थान में खूब होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत शामिल है? मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल है। और मोटे अनाज क्योंकि खाद्य श्रृंखला है, विश्व की जनसंख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो जो खाद्य श्रृंखला एक तरीके से उसके लिए एक संकट हो रहा है। तो मोटे अनाज है इसकी तरफ, इसमें एक तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन रहता है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए 2023 है उसको यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज है वो वर्ष घोषित किया है, याद रखना ये। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किसने पाणिनि के 2500 वर्ष पुराने कोई संस्कृत का नियम था उसको डिकोड किया है? इस पैटर्न के सवाल भी आते हैं। तो वो बंदा कौन था? अर्जुन प्रजापति, ऋषिराज पोपट, कृष्ण कुमार अग्निहोत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऋषिराज पोपट। इसने पाणिनि के 2500 वर्ष पुराने कोई संस्कृत नियम था उसको डिकोड कर दिया था। तो ये भी एक अलग ही अचीवमेंट है। अगला सवाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। कथन 1 और कथन 2 कौन सा इसमें सही कथन है वो बताना है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 25 देश शामिल है। ओके, कथन 1। दूसरा, ये 2 वर्ष की अवधि के लिए महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। स्टेटमेंट 1 और 2 है, केवल एक सही है, केवल 2, या सी आपका 1 और 2, और डी आपका ना 1 है और ना 2 है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पहला सवाल क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट क्या बोला है कि संयुक्त राष्ट्र जो आर्थिक सामाजिक परिषद है इसमें 25 देश शामिल है। अब आप स्टेटमेंट, आपको देश याद होंगे तब ये सवाल आप हल कर पाओगे। इसमें 25 देश नहीं, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं। 4 मेंबर है इसमें। और यह 2 वर्ष की अवधि के लिए महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा चुना जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। तो ये तो सही है कि महासभा इनका चुनाव करती है, 2/3 बहुमत से भी इनका चुनाव किया जाता है। पर याद रखना कि ये 3 वर्ष की अवधि के लिए, 2 नहीं है, कितने साल की? 3 वर्ष की अवधि के लिए टोटल कितने? 54 सदस्यों को महासभा के द्वारा, महासभा यूएन का भाग है पता है ना आपको, महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से निर्वाचन। आप ध्यान रखना कि इसमें स्टेटमेंट देखो एक गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है, कथन में बोला है कि 25 सदस्य, जबकि 25 नहीं है, टोटल कितने सदस्य? 54 सदस्य। दूसरा स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गया कि 2 वर्ष की अवधि के लिए महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा चुनाव होता है, जबकि हमने क्या देखा? 3 वर्ष की अवधि के लिए और महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से इनका चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ कि इसका कथन ना तो 1 सही है और ना कथन 2 सही है। इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्न में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, उसका आधिकारिक प्रतीक पूछा है। प्रतीक क्या था? ये भी आरएस में इस पैटर्न के सवाल आते हैं। लाइन, अल रिहला, तियंतो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आधिकारिक प्रतीक था वो था
लाइव। ये एक अरबी भाषा का शब्द है लाइव, जिसका अर्थ होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक कौन सा था, तो वो प्रतीक था लाइव, और इस लाइव का मतलब क्या होता है, सुपर स्किल्ड प्लेयर। अगला सवाल क्या है, 13 नंबर, SWOT, SWOT, इसका फुल फॉर्म होता है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ। ये SWOT है क्या, इस SWOT का संबंध निम्न में किससे है? तो ये LSG द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है, या जापान द्वारा डिजाइन किया गया कोई और शक्ति से चलने वाला 2 सीटों वाला विमान है, या चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला, या नासा का पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह। तो इसका राइट आंसर है SWOT का संबंध नासा से, और नासा का यह पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह है। अगर आपको फुल फॉर्म इसकी पता है SWOT की, ये मैंने लिख दी, एग्जाम में SWOT की फुल फॉर्म नहीं लिखी होती, वहां सिर्फ ये लिखा होता है SWOT, SWOT, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ क्या है। क्यों, ये देखोगे आप सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वैश्विक जल सर्वेक्षण एक तरीके का उपग्रह है, नासा का ये उपग्रह है, याद रखना SWOT। अगला सवाल क्या है, वर्ष 2020-21 में जन्म पर राज्य का लिंगानुपात निम्न में क्या रहा? राज्य का मतलब यहाँ राजस्थान का लिंगानुपात 20-21 में कितना रहा है? 929, 936, 940, 947। तो इसका राइट आंसर होगा 947। 2015-16 में आई थी हम, जनगणना कब हुई थी? 2011 के डेटा है अपने पास अभी, है ना। उसमें तो ये बोला था कि जो राज्य का लिंगानुपात है वो कितना है, 928 बोला था, है ना। 15-16 में राज्य का लिंगानुपात भी 929 बताया। अभी लेटेस्ट जो आंकड़े आए हैं 2021-22 में, उसमें बढ़कर राज्य का जो लिंगानुपात है वो कितना हो गया, 947। याद रखना कितना, 947। और जो राष्ट्रीय औसत अगर देखें, पूरा राष्ट्रीय औसत देखें तो वो कितना है, 940। ये 2011 की आंकड़े है अभी, क्योंकि अभी हाल 10 वर्ष में जनगणना होती है, 2021 में कोविड की वजह से वो डेटा नहीं आ पाए, तो अभी 2011 की जनगणना है, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय औसत अपना कितना है, 940। अभी जो राज्य के जो सैंपल आए हैं उसमें कितना बताया है, 20-21 में 947 लिंगानुपात है। और लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो 1000 पे देखा तो अभी फिलहाल कितनी है, 947 महिलाएं हैं, तो ये बढ़ रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। हाल ही में अगला सवाल, IM शक्ति उड़ान योजना, नाम सुना होगा आपने। IM शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2019, 2020 या 2021 या 2022? तो इसका राइट आंसर है 2021। IM शक्ति उड़ान योजना कब की है? 2021। 19 दिसंबर नहीं, 19 नवंबर, 19 नवंबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किशोरी और महिलाएं हैं उनको प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। ये जो योजनाएं हैं इस पैटर्न की, जो राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, बार बार आपको रिपीट इसी वजह से करवा रही हूँ क्योंकि सवाल इनमें से आते हैं आपके लिए। तो याद रखना, IM शक्ति उड़ान योजना कब हुई? 19 नवंबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल क्या है, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि बजट में बनाई गई थी। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि बनाई गई थी, कितने करोड़ की है? 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़ या 10 करोड़? तो इसका राइट आंसर है ये 1000 करोड़ है। ये सवाल भी आते हैं कि जो बनाई गई थी, मान लो कोई कोष बनाया तो विकास कोष था, उत्थान कोष था, उसकी राशि कितनी थी? तो उसी पैटर्न में महिलाओं का विकास किया जा सके इसके लिए बनाया गया था प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि। वो निधि बनाई गई थी, उसकी राशि कितनी थी? 1000 करोड़ की थी। अगला सवाल है, वीर बाल दिवस मनाया जाता है, पिछले साल बनाया गया था दिसंबर में। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर या 26 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर है 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश वर्ष था कब? 26 दिसंबर को, तो उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पिछले साल मनाया गया था पहली बार, ये कब? 26 दिसंबर 2022 में। अगला सवाल क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार
नाम सुना होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये कितनी भाषाओं में, एक तो दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो तो होता है सर्वोच्च पुरस्कार। इसके अलावा और जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो होती है एक साहित्य अकादमी स्थापित की गई है, उसके द्वारा विभिन्न भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सवाल यही पूछ रहा है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 20, 22, 24 या 15 भाषाएं? तो इसका राइट आंसर है 24 भाषाओं में। आपको याद होगा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? टोटल कितनी भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं हैं, है ना। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, प्लस राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची में सिर्फ 22 भाषाएं हैं, याद रखना। पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाएं प्लस राजस्थानी प्लस अंग्रेजी भाषा है, इसमें दिया जाता है। तो टोटल 22 प्लस 2 कितनी होगी? 24 भाषाएं। तो ये 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्य कार्यों के लिए 24 पुरस्कार, 8वीं अनुसूची में 22 प्लस अंग्रेजी राजस्थानी, ये हमने देख लिया। अब 2 इंपॉर्टेंट है, देखो हमेशा सवाल, अब 22 भाषाओं में हम कौन सा चुने? यहाँ तो आ सकता है राजस्थानी का किसी दिया वो, या हिंदी का प्लस अंग्रेजी का, इन 3 भाषाओं का अलग से आपको सवाल आ सकता है। तो हिंदी भाषा का किसको दिया गया है? कवि बद्री नारायण। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का अगर हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया है तो वो किसको दिया गया है? कवि बद्री नारायण को। कौन सी भाषा, कौन से शब्द के लिए, कौन से काव्य के लिए? तुमड़ी के शब्द। ये एक उपन्यास है, नोवेल है, उसके लिए कवि बद्री नारायण को 2022 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया अनुराधा रॉय को, उनके नोवेल का नाम क्या है? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। इसके लिए इसको अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है, याद रखना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लिए। अगला क्या सवाल है? शराब के संबंध में भारतीय संविधान है ना में कहां प्रावधान किया गया है? यानी संविधान का ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो शराब के संबंध में है ना, उस पर प्रतिबंध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 47? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 47। और अनुच्छेद 47 का संबंध किससे है? डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो है अनुच्छेद 47 से संबंधित। इसमें राज्य को क्लियर ये निर्देश दिया गया है कि वो राज्य जो लोक हितकारी कुछ इस तरीके के कोई कानून पास करे तो अनुच्छेद 47 के तहत ये बोला गया है कि राज्य अगर चाहे तो वो कुछ औषधीय महत्व के लिए यानी कुछ दवाई के रूप में यूज करे, उसे छोड़ के बाकी इन चीजों पर प्रतिबंध लगा सकती है, मद्यपान का निषेध कर सकती है। तो यही आगे दे रखा है, देखो राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 47 में यह उल्लेख है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ है उसके सेवन पे अगर चाहे तो रोक भी लगा सकता है। अभी हाल ही में जहरीली शराब से बिहार में बहुत सारे लोग उनकी जान गई थी, तो अनुच्छेद 47 फिर से चर्चा में आ गया था, याद रखना है, ठीक है। समर्थी योजना का संबंध किससे है? वस्त्र निर्माण से संबंधित योजना है, सुरक्षा से संबंधित योजना है, शिक्षा से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वस्त्र निर्माण से। तो वस्त्र मंत्रालय की योजना है, भारत सरकार की योजना है। इसके तहत ये है कि महिलाओं के इसमें प्रशिक्षित किया जा सके, है ना, ताकि वो क्या है हथकरघे, बुनकर, इनके माध्यम से खुद का उनका उत्थान हो सके। तो वस्त्र निर्माण से संबंधित योजना है समर्थी योजना। परसिवरेंस मिशन था, ये चर्चा में रहता है। परसिवरेंस मिशन, इसका संबंध किससे है? ये एक तरीके का चंद्र मिशन है, सूर्य मिशन है, या मंगल मिशन, या अंतरिक्ष मिशन? तो इसका राइट आंसर है मंगल मिशन। और यह है किसका? परसिवरेंस। मैं बार बार क्लास में आपको मंगल से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड या अंतरिक्ष से संबंधित, क्योंकि इस पैटर्न के सवाल अपने जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, तो वो सब लिस्ट वाइज मैं आपको समझा रही हूँ। पीछे के क्लासेस में भी आप कंटिन्यू देख सकते हो उसको। अभी चर्चा में जो ये लेटेस्ट जो दिन है उसमें चर्चा मेरा परसिवरेंस। तो ये क्या है? एक मंगल मिशन है। किसका? ये नासा का मंगल मिशन है। और हाल ही में इसने क्या है, मंगल पर कुछ नमूने थे वो एकत्र किए हैं, इस वजह से ये चर्चा में रहा, उसके सैंपल्स भेजे हैं। तो परसिवरेंस एक मंगल मिशन है नासा का। अब चर्चा में रह गया पुरानी स्कीम है,
पर फिर से चर्चा में आ गई। तो अपने एग्जाम में तो पूछेंगे ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये पूछा है कि कब से स्टार्ट हुई है, 2015, 2016, 2018 या 2020। तो इसका राइट आंसर है 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बोला गया कि फसल पूर्व अगर कटाई से पहले या कटाई के बाद किसी भी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या कुछ ज़्यादा पाला पड़ गया, किसी भी वजह से फसल का नुकसान हो गया, तो उसके तहत जो किसान है उनको लाभ दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी 2016 में। यह योजना अभी चर्चा में इस वजह से है कि किसान नामांकन में विश्व स्तर पर इस योजना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इस वजह से फिर से चर्चा में आ गई। इस योजना को 2016 में शुरू किया। इसका प्रशासन यानी इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। किसान को इसके अंतर्गत रबी फसलों के लिए 1.5% और खरीफ फसलों के लिए 2% और जो वाणिज्यिक फसल है उसके लिए 5% प्रीमियम राशि है उसका भुगतान करना पड़ता है। तो आप याद रखना, किसान नामांकन के क्षेत्र में देखें तो विश्व स्तर पर भारत की कौन सी योजना है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्लियर। अगला सवाल क्या है, इटालिन जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है। इटालिन जल विद्युत, ऐसे तो हजारों परियोजनाएं आती है जो चर्चा में रहती है, कुछ चर्चा में रहती है, कुछ नहीं भी रहती, फिर भी अपने एग्जाम में आती है। पर कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं जो खास रूप में चर्चा में रहते हैं, हर दिन आते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये इटालियन जल विद्युत परियोजना का इससे कुछ ऐसा ही मैटर है। तो कहाँ किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है या अरुणाचल प्रदेश में है या हिमाचल में है या बिहार में है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इटालियन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है। अभी हाल ही में इस पर एक वन सलाहकार समिति बनाई गई थी, इसने पर्यावरणीय कारणों से इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि ये स्टार्ट नहीं कर सकते, कुछ पर्यावरणीय कारण है उसका हवाला दिया था इस वन सलाहकार समिति ने, तो इस परियोजना को बंद कर दिया गया। इस वजह से ये चर्चा में नहीं। इटालियन जल विद्युत परियोजना कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है ओरण, ओरण भूमि कहां पर है भाई, जैसलमेर में, कोटा में, जयपुर में या बारा में। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर में। जैसलमेर के लोग ओरण भूमि को अभी ये चर्चा में इस वजह से रहा कि जैसलमेर जो लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि इस ओरण भूमि को समुदाय द्वारा संरक्षण प्राप्त क्षेत्र घोषित करो, ये मांग की है। ओरण क्या है, एक तरीके के पवित्र स्थल होते हैं जो जैव विविधता से समृद्ध भी होते हैं और यहाँ आमतौर पर जो अपने परंपरागत जल निकाय हैं वो पाए जाते हैं। तो समुदाय उसका निरंतर संरक्षण कर रहा है, तो इस वजह से ये बोला है जैसलमेर लोगों ने कि समुदाय द्वारा संरक्षण प्राप्त क्षेत्र इसको घोषित किया जाए। तो इस वजह से जैसलमेर की जो ओरण भूमि है वो चर्चा में है। अगला सवाल और लास्ट सवाल है अपना, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ है, ठीक है, CBD हुई है अभी, उसकी COP15 जो हुआ है वो हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, आयोजित किया गया था, परंतु इसकी अध्यक्षता किसके पास थी, ये पूछ रहा है सवाल कि इसकी अध्यक्षता किसके पास थी, कनाडा, भारत, चीन या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में बुलाई गई थी, चीन की अध्यक्षता में और कनाडा में आयोजित हुई थी जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CBD के पक्षकारों के 15वां सम्मेलन हुआ था, जब इसको क्या बोलते हैं COP15। इसने 19 दिसंबर 2022 को कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, GBF, इसको अपनाया है ना। तो ये सवाल थे आज की क्लास में हमने पीछे वाले जो भी करंट अफेयर के सवाल थे वो सब कवर किए। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ये देखिए अपना बैच चल रहा है 16 जनवरी से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। चलो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।